हम देखते हैं, पढ़ रहे थे हम लोग क्षितिज भाग 2 से बाल गोविंद भक्त की चैप्टर को। और इसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया है कि बाल गोविंद भगत जो हैं उनकी रूपरेखा, मतलब उनके चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, किस तरह का उनका पहनावा है, उनका रहन सहन कैसा है। और वो साधु सन्यासी तो हैं लेकिन साथ में एक गृहस्थ भी हैं और खेती-बाड़ी भी देखते हैं, संभालते हैं। संगीत जब वो गाते हैं तो लोग बिल्कुल झूम उठते हैं उनके संगीत में, लय में। तो ये सारे बातों का मैंने इसके पहले वाले भाग में वर्णन किया है। अब आगे का शेष हम लोग देखते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ। अब यहाँ पर भादो महीना भी जो है ये बारिश का ही मौसम होता है। तो लेखक उस समय का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भादो का महीना है और आधे रात के समय, अधरतिया मतलब आधी रात के वक्त, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। तो मूसलाधार मतलब बहुत तेज़ बारिश। बताते हैं कि भादो का महीना है, रात बहुत अंधेरी है और थोड़ी ही देर पहले बहुत तेज़ बारिश जो हो रही थी वो अभी समाप्त हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। तो अगर आपने ऐसे समय में बिजली की गरज और बादलों का गरजना और बिजलियों की जो तड़कने की आवाज़ होती है, अगर आपने नहीं सुना है तो आपने ये तो सुना ही होगा कि उस समय जो झिल्ली है, झिल्ली माने झिंगुर जो होते हैं वो आवाज़ करते हैं, झन झन जैसी आवाज़ आती हैं। और ज़्यादातर ये रात में ही इनकी आवाज़ें आपको सुनने को मिलेगी। फिर दादुरों की टर टर, दादुर माने मेढक। तो ये स्वाभाविक है, बारिश के समय में जब गड्ढों में और तालाब पोखरों में पानी भर जाता है तो ये समय होता है मेढकों का अपने वो इस तरह की ध्वनि वगैरह ये निकाला करते हैं बरसात के समय में। तो उस समय जो है, जो ये शोर हो रहा है झिल्ली का, झिंगुर का और मेढकों का, तो उनका ये संगीत जो है लेखक को एक कोलाहल लग रहा है। तो कह रहे हैं कि जो मेढकों का और जो उसका झिंगुरों का जो कोलाहल हो रहा है उसमें बाल गोविंद भगत का संगीत वो शोर उसके संगीत को, बाल गोविंद भगत के संगीत को भी कम नहीं कर पा रहा है। मतलब उनके शोर में भी बाल गोविंद का मधुर संगीत सबको सुनाई दे रहा है, सब सुन रहे हैं। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। तो आगे बताते हैं लेखक कि उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। तो खंजड़ी जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो साधु सन्यासियों के मोस्टली वो यूज़ करते हैं। बाकी भी संगीतों में इसको यूज़ किया जाता है। तो जिसको आप चित्र में भी देख सकते हैं कि खंजड़ी जो है एक डफली टाइप का एक वाद्य यंत्र होता है जिसको ये बजा रहे हैं स्वर में। तो फिर जो है खंजड़ी को बजाते हुए वो गीत गा रहे हैं। गोदी में पियवा, चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। तो वो इस तरह के गीत गा रहे हैं और जिसका यह अर्थ है कि हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। तो ये गीत वो खंजड़ी बजाते हुए गा रहे हैं उस अधरतिया में भादों के। और फिर बताते हैं कि उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। तो जो बरसात का मोस्टली जो समय आपने देखा या मैंने भी महसूस किया, जो रात का वक्त होता है बिल्कुल शांत होता है। और क्योंकि बारिश के शोर के बाद जब वो बारिश बंद होती है तो रात बिल्कुल सन्नाटा भरा होता है। तो हल्की सी भी किसी भी पक्षी या कीड़े मकोड़ों की जो आवाज़ें होती हैं बिल्कुल आपको साफ स्पष्ट सुनाई देती हैं। तो उस आधी रात में जब बारिश होते होते अभी बंद हो चुकी है, तो उस रात में जब ये अपना गीत
संगीत गाते हैं, ऊपर से खंजरी भी बजा रहे हैं, तो किसको नहीं वो चौंका देती है। तो ऐसा वो महसूस करते हैं जैसे बिजली की चमक के साथ व्यक्ति चौंक जाता है, कौंध जाता है, तो बिल्कुल उसी की तरह सहसा जो है उनके स्वर लहरी जब जैसे ही प्रारंभ होते हैं तो लोग जो हैं उस गीत को सुनकर चौंक जाते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। लेकिन बाकी लोग तो क्या है, वो तो रात का समय है, वो तो सो रहे हैं, लेकिन ये साधु सन्यासी हैं, इनको आराधना करनी होती है अपने ईश्वर की, गीत में रम जाते हैं, अपना संगीत गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाकी लोग तो जो हैं वो सो रहे हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। फिर वो गाना शुरू करते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग ज़रा। फिर आगे फिर वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। कार्तिक जब मास लग जाता, मंथ लग जाता है हिंदी महीने का, तो धीरे धीरे फिर ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताते हैं, कार्तिक मतलब कार्तिक कहते हैं इसको। तो जैसे ही कार्तिक का महीना, ठंड का महीना शुरू होता है, तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती। प्रभातियाँ मतलब प्रातः के समय गाए जाने वाले गीत, प्रभात लहरी जिसको कहते हैं, तो वो शुरू हो जाता। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, तो ऐसे समय में सर्दियों में जो है वो सुबह ही उठ जाया करते हैं और प्रभातियाँ गाते हैं। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। और लेखक क्या बताते हैं कि मालूम नहीं किस वक्त ये उठते होंगे, क्योंकि उस समय उतनी घड़ी और अलार्म उलार्म का तो चलन था नहीं। तो प्रकृति का जो दृश्य है और उसको देखकर, या सूरज की रोशनी या अंधेरा को महसूस करके लोग समय का अंदाज़ा भी लगाते होंगे, ज़रूरत नहीं पड़ती होगी ज़्यादा बार बार घड़ी देखने की। तो इनको पता नहीं कि वो पता नहीं किस समय उठ जाते थे, सुबह ही सुबह एकदम स्नान करने के लिए चले जाते थे, गांव से 2 मील दूर नदी स्नान के लिए। फिर आगे बताते हैं, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। फिर नहा वहा के जब वे स्नान करके नदी से वापस आते, तो वहीं पर किसी पोखरे के पास, मेड़ पर मतलब भिंडे पर, मतलब किसी ऊंचाई वाली जगह पर जो ये बैठ जाते अपनी खंजरी को लेकर। और फिर आगे बताते हैं कि वो पोखरे के भिंडे पर बैठकर गाना शुरू कर देते, गाने लगते संगीत। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। तो लेखक अपने बारे में बताते हैं कि उनकी आदत है कि वो देर तक सोते रहते हैं, मतलब लेट थोड़ा उठते हैं सुबह। लेकिन एक दिन जो माघ का महीना होता है, वहाँ उस समय बहुत ही चरम में होता है ठंड का मौसम। तो कैसा ठंड है, कहते हैं दांत किटकिटाने, मतलब दांत आपके लगने लगेंगे, इतनी ज़्यादा ठंड। और उस ठंड में भी ये बाल गोविंद भगत जो हैं वो अपने नियम के अनुसार जो है उठकर संगीत गाना शुरू कर देते हैं, स्नान के लिए भी जाते हैं। तो ये बताते हैं कि एक दिन जो है माघ के समय उनके जो संगीत है वो उनको खींचकर पोखरे पर ले गया, मतलब उनके संगीत की सुर में, उस धुन में वो आकर्षित होकर वो चले गए जहाँ पर ये अपना संगीत गा रहे थे बाल गोविंद भगत, पोखरे पर। तो उनके संगीत को सुनते सुनते वो उनके पास चले गए, बाल गोविंद भगत के समीप चले गए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब अभी भी अंधेरा था, पूरी तरीके से सूर्य उदय नहीं हुआ था अभी, इसलिए अंधेरा था आसमान में। और जो मॉर्निंग स्टार हैं, मतलब तारों के दीपक, वो तारे जो हैं अभी भी दिखाई दे रहे थे आसमान में, इसलिए। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी,
जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। मतलब सूरज उदय होने से पहले ही हल्की लालिमा सी आसमान में दिखाई देने लगती पूरब की ओर। तो ऐसा नज़ारा था और उसमें जो शुक्र तारा है वो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। अब सुबह का समय है, ठंड में आप देखते ही हैं कोहरा छाने लगता है सुबह के वक्त, जब तक कि सूर्योदय ना हो जाए। और सूर्योदय के बाद ये सारा कुहासा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, छट जाता है। तो पूरा खेत, बगीचा ज़्यादा कुहासे से छाया हुआ था। जाड़े के मौसम में आप अगर खेतों में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, भले ही शहरों में उस समय उस ठंड के महीने में अगर कुहासा आपको नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन खेत में या गांव में आप जाएंगे तो आपको कुहासा बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण थोड़ा साफ स्वच्छ होता है, थोड़ा ठंडा होता है शहरों की अपेक्षा। तो वहाँ आराम से आपको ठंडे के मौसम में कुहासा देखने को मिल जाएगा। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। और उस समय उस रहस्यमय वातावरण में एक कूश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। तो उस रहस्यमयी वातावरण में, मतलब अंधेरा छाया हुआ है, हल्के से पूरब की और आसमान में थोड़ी सी लालिमा है, तारे अभी भी टिमटिमा रहे हैं और कुहासे की वजह से जो है जो वातावरण है बड़ा ही रहस्यमयी लग रहा है। और इसके बावजूद बाल गोविंद भगत एक चटाई पर पूरब की ओर मुंह करे हुए एक काले रंग की कमली कंबल ओढ़े हैं और हाथों में खंजरी लेकर बैठे हैं और संगीत गा रहे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, मतलब शब्दों का तांता लगा था, मतलब एक के बाद एक संगीत उनके मुंह से निकल रही थी। जहाँ पर इसके पहले उन्होंने बताया है कि ठंड कैसी, दांत किटकिटाने वाली, मुंह से अगर आप बात करें तो ठंड के मौसम में अगर बहुत ठंड है तो आवाज़ या शब्द आपके साफ स्पष्ट नहीं निकलेंगे, आपके दांत लगने लगेंगे। लेकिन इनके जो गीतों के जो शब्द हैं वो बिल्कुल एक तांते की तरह एक के बाद एक लगे हुए हैं। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही है और डफ बजा रहे हैं, खंजड़ी बजा रहे हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर हो में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। मतलब इतना ही वो मगन है, चटाई पर विराजमान है पूरब की ओर मुंह करके और खंजड़ी बजाते हुए गीत में इतने मस्त हो गए हैं, झूम रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे अभी जोश में आके बस अब अभी खड़े हो जाएंगे, खड़े होके झूमते हुए, नृत्य करते हुए गाना गाने लगेंगे, गीत गाने लगेंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती और कंबल जो है, क्योंकि पहले इन पाठ में आपको बताया गया है कि ये क्या वस्त्र पहनते हैं, गर्मियों में केवल एक लंगोटी मात्र, और जब ठंड का मौसम आता है ऊपर बस एक पतली सी कंबल ओढ़ लिया करते हैं। और इसी काले कंबल को ये ओढ़ के झूम रहे हैं, खूब मस्त होके गीत गा रहे हैं। और इनका जो कंबल है, इनके झूमने की वजह से, मस्त होने की वजह से सर से सरक जा रहा है। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु मतलब पसीने की बूंद जब तब चमक ही पड़ते। लेखक कह रहे हैं कि मैं उतनी ठंड में काँप रहा हूँ, कपकपा रहा हूँ। कई सारे वस्त्र वो पहने होंगे, हो सकता है स्वेटर वगैरह सब उन्होंने पहना हुआ होगा, लेकिन जो बाल गोबिन है केवल एकमात्र कंबल है, वो भी कभी कभी सरक जा रहा है उनके शरीर से। और उनके माथे पर जो पसीने की बूंद है, तारों की छाँव में उस अंधेरी रात में भी वो चमक रही है उनके माथे पर। तो ये वाला पार्ट अभी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी। ओके।